नमस्कार, आप देख रहे हैं जय वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते में शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने, साथ ही कई खिलाड़ी ऑनलाइन भी जुड़े। इनमें नीरज चोपड़ा के अलावा पीवी सिंधु, निखत जरीन जैसे धाकड़ प्लेयर्स भी मौजूद रहे। वहीं मनु भाकर से भी पीएम मोदी ने उनकी तैयारियों का अनुभव जाना। हम अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा। और एक महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाए पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकाले कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीजन मैं मानता हूं कि ये है कि मन में डर नहीं था, निडर होकर खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेल लें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज की ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। जी सर, मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। ऑब्वियसली अभी बहुत एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है। और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो इट इज लाइक एनी अदर टूर्नामेंट। इट्स जस्ट दैट हम फोकस करना है और वी हैव टू हैव दैट बिलीफ इन आवरसेल्फ दैट वी कैन डू इट। एंड डेफिनेटली सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आई विश देम दैट दे गिव देयर 100%, नॉट थिंक दैट it is some different tournament and it is going to be hard, but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%. साथियों, मैं आज तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आ होगे तब स्वागत करने के मूड में हूं। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीजें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं। और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं। जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए,
कुछ डिसिप्लिन रहती है, इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहे, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहां से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो ये जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक पड़ी। राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल ने कहा कि बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार हैं, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए भी नजर आए। राहुल ने कहा पीड़ित परिवार दुख में है, शोक में है। इस दौरान पीड़ितों ने साफ कहा कि प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ। बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे, जिसके बाद वो हाथरस गए। तो दो तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ से है। राहुल गांधी शुक्रवार को पहले अलीगढ़ पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और सरकार की लापरवाही को देखते हुए सरकार को घेरा जाएगा। दूसरी तस्वीर हाथरस की है। अलीगढ़ के बाद राहुल गांधी घटनास्थल हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ वहां जाकर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी।
गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, मुश्किल का समय है इनके लिए, कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि बिल खोल के कॉम्पनसेशन, तो आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं दिया जाता, बिल खोल कर दो। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात है, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह अलीगढ़ पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की उन्होंने और हर संभव मदद का भरोसा जताया। समझा रहे थे, यही कह रहे थे हम आपकी कि पार्टी के द्वारा आपकी मदद करेंगे, जो समझा रहे थे सबको, परिवार वालों को बात अच्छे से की उन्होंने, यही कह रहे थे पूरी मदद करेंगे हम आपके परिवार की। आज पहले ही उन्होंने कहा दिया कि 2 लाख रुपए देंगे, उनसे कुछ भी मेरी बात यही कह रहे थे कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक वो भी सब देखते क्या होगा, पार्टियों के द्वारा मदद कराएंगे। इस बात को तो आप झूठ बोल रहे, 121 लोग मौत हुई है, 500-400 तो मैंने खुद देखे थे मेडिकल में जाकर, 400-500 मैंने खुद देखे अपने, झूठ बोल रहे हैं सब, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ऐसा कुछ भी होता। वहाँ पे प्रशासन भी नहीं था और हॉस्पिटल में भी बहुत लापरवाही थी। अगर हॉस्पिटल में सुविधा होती तो मेरी भाभी बच जाती। परिवार मेरा भैया गए थे, मम्मी भी गई थी, भैया अलग अलग बैठते ना, भाई बहन अलग बैठते, तो भैया तो अलग हो गए थे, भाभी चली गई थी। वहीं अलीगढ़ में हाथरस भगदड़ के कई पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पीड़ित परिवारों ने, आपको सुनवाते हैं। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ के बाद हादसे में 121 लोगों की जिंदगी मौत की आगोश में समा गई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज जिन मृतकों के परिवार से मिलने अग्राबाद के गांव पिलखना पहुंचे। इस गांव से 12 लोग उस सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि 12 में से 4 लोग वापस नहीं आए, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। वहीं इस समय जिस परिवार में हम खड़े हैं, इस परिवार ने अपनी मां को खो दिया है, जो उस सत्संग में गई थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा को कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं जिनने अपनी मां को खोया है, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील जी, आपके घर से सत्संग कार्यक्रम में कौन गया था और किस तरीके का हादसा उनके साथ सामने आया? मेरी माँ थी, माँ हमारे यहाँ से टेम्पो करके लेके गए थे, कम से कम 20 लोग गए थे, कोई मोटरसाइकिल से गया था। वहाँ जाके जगह मिल गई थी, बैठ गए थे अच्छी तरह से, पर वहाँ एकदम सत्संग खत्म हो गया था, वहाँ से भगदौड़ होने लगी थी। सुनील जी, ऐसा क्या था उस कार्यक्रम में, सत्संग में, जो अचानक से वहाँ भगदड़ हो गई और एक इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया? वो उनकी मिट्टी उठा रहे थे, पैर की धूल उठा रहे थे, उसी वजह से ज्यादा भगदौड़ हुई थी।
इस वजह से दबते गए इंसान, दबते गए ऐसे खत्म हो गए सारे। अच्छा, आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी और सांसद हैं, वो आज आपसे मिलने आए, क्या आपसे बातचीत हुई? यही होती है, हम तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तकलीफ होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, यही कह के गए थे। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे की बात और जो घायल है उनको 50,000 की बात कही है। इस पर राहुल गांधी के द्वारा क्या कहा गया? अभी तो कुछ मिला नहीं है, अब कोई पता भी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। राहुल गांधी से जब आपकी बात हुई तो क्या बात हुई इस मामले में? ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी परेशानी होगी हम हैं, ये कह रहे थे। सुनील जी, इस पूरे मामले में इतनी जानें चली गई और इतने लोग घायल हो गए, लेकिन बाबा पे अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई और कुछ लोग बाबा को चमत्कारी बता रहे हैं, बाबा को बता रहे हैं कि वो बाबा चमत्कारी थे और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अभी वो पुलिस से दूर है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं बाबा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ऐसा ही लगता है, बाबा को बचा रहे भी हैं, पुलिस वाले भी हैं उनके साथ, वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बाबा चमत्कारी थे? नहीं थे, वो चमत्कारी नहीं थे। उनमें चमत्कार होता तो वह बचा लेते, जो इतना इंसान खत्म हुआ वो तो खुद अपनी जान बचा के भाग गए और दोबारा लौट के भी नहीं देखा कितनी मेरी भक्ति खत्म हुए हैं तो मैं देखूं लौट के। सुनील जी, अगर आपका कहना है कि बाबा अगर चमत्कारी थे तो जितना बड़ा ये हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, तो बाबा चमत्कारी होते, लेकिन हमारे बराबर में एक महिला बैठी है, उनका कहना है कि उनके पति को कैंसर था, बाबा चमत्कारी थे और उनके चमत्कार ने उनके कैंसर दूर कर। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि किसी का कैंसर था वो खत्म हो गया जाते ही, किसी को दारू की लत थी वो दारू छूट गई, ऐसा कुछ नहीं था। हम भी गए, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा उनके लिए, सब उनके सब जाल बिछाया हुआ था, वही लोग थे। हाँ, इसलिए वो कहते थे कि कैंसर खत्म हो गया, कि दारू छूट गई, कि मीट मछली छूट गई, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। सुनील जी, इस हादसे में आपने अपनी माँ को खो दिया, तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं सरकार से कि बाबा पर किस तरीके की कार्रवाई हुई जो आगे इस तरीके का और कोई हादसा ऐसा दर्दनाक न घट सके? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जितने बाबा हैं इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बाबा हैं ये भोले, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा कोई हादसा ना हो। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा। सुनील जी, आपने अपनी माँ को खोया, तो आपके पूरे परिवार में कितने लोग हैं और माँ कितने लोगों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है? हमारे परिवार में 4 भाई हैं, 3 बहनें और 3 मेरी भाभी हैं, बस उनको छोड़ के चले गए। हमारे साथ थे ये पीड़ित परिवार के जिन्होंने अपनी माँ को खोया और इस हादसे में उनका कहना है कि बाबा में अगर चमत्कार होता तो बाबा इस जो हादसा हुआ दर्दनाक, उस हादसे को रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं बाबा के खिलाफ इनके द्वारा कार्रवाई की मांग भी की गई है। इधर आज इस गांव में राहुल गांधी भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बाद उनसे बातचीत की। इधर पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि सरकार से सिर्फ आश्वासन तो जरूर मिला कि 2 लाख मृतक के परिवार के लोगों को और 50,000 घायल को मिलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ ये आश्वासन ही रहा है। हालांकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस गांव में पहुंचे तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच की जाएगी और इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर हमीरपुर से है, जहां कुछ दिन पहले ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसके बाद पहले मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। वहीं अब पोस्टमार्टम कराने को लेकर परिजनों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में 18 दिन के बाद कब्र खोदकर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। कानपुर के नौबस्ता चौराहे में दिन दहाड़े वैन चालक की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्टैंड पर कब्जे को लेकर मृतक, स्टैंड संचालक और हत्यारोपी के बीच विवाद था, जिसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं स्टैंड संचालक की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बस्ता बाईपास में एक व्यक्ति को गोली
मार दी गई है। उस सूचना पर SHO अवस्था में फोर्स के यहाँ पे मौके पे आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिनका नाम हरिकरण सिंह है, जिनको लगभग 55 वर्ष के आसपास में है, एक यहाँ पे स्टूल पर बैठे हुए थे, उसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई। सूचना ये सही पाई गई, उसे उपचार के लिए यहाँ जो निजी अस्पताल है वहाँ पे भर्ती कराया गया। उसके बाद में वहाँ से डॉक्टर के द्वारा उन्हें रेफर कर दिया गया, जिन्हें अलर्ट अस्पताल ले जाया गया। वहाँ दौरान इलाज की मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। यहाँ पे वो हनुमत विहार के रहने वाले हैं। जो आसपास के CCTV कैमरे हैं वो दिखवाए जा रहे हैं। परिजनों से भी मुख्य जानकारी हासिल की जा रही है। उनके द्वारा जो भी तहरीर की जाएगी, जो भी बताया जाएगा, उसके आधार पर हम अगली विधि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बारिश के दौरान पेड़ के नीचे बैठी थी, जिसके बाद पेड़ में आकाशीय बिजली गिर गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामला भिवार थाना क्षेत्र के बिघना गांव का बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से एक खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई है। महिला पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी मौसम बिगड़ा और आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी, जिसके कारण महिला की मौके पर मौत हो गई। तो मौसम का कहर भी अब देखने को मिल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हमीरपुर में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीर आप देख सकते हैं। मौत के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खबर रायबरेली से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ था। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना गदागज थाना क्षेत्र के मिश्रण का पूर्वा के पास की बताई जा रही है। तो रायबरेली से पूरा मामला, जहां एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दौरान रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान यह बड़ा हादसा, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मामले में फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम का माहौल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।